नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक किसान हैं। आपने एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। आपने अपने खून पसीने से उस जमीन को सींचा, पत्थर हटाए, हल चलाया और जब फसल काटने का वक्त आया तो कोई और आकर सारी फसल ले गया। कैसा महसूस होगा आपको? शायद वही दर्द, वही टीस आज जापान महसूस कर रहा है। आज की कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार की एक ऐसी हकीकत है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया कैसे चलती है। यह कहानी है वफादारी और चालाकी के बीच की जंग की। यह कहानी है जापान की ईमानदारी और दक्षिण कोरिया की कूटनीति की। और सबसे बढ़कर यह कहानी आज हम भारतवासियों के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमारा भारत भी दुनिया के नक्शे पर अपनी नई पहचान बना रहा है। हम अपनी रेल पटरियों पर वंदे भारत दौड़ा रहे हैं। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अब पीछे नहीं हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि दुनिया के बाजार में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि होशियार होना भी जरूरी है। आइए, मैं आपको ले चलता हूं मध्य एशिया के एक देश उज्बेकिस्तान में। भारत से उत्तर पश्चिम की ओर पहाड़ों और रेगिस्तानों से घिरा एक देश। हमारे भारत की तरह ही यहाँ के लोगों के लिए भी रेलवे सिर्फ एक यातायात का साधन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की डोर है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन रुक जाए तो शहर थम जाता है, वैसे ही उज्बेकिस्तान के लिए रेलवे उसकी धड़कन है। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और उज्बेकिस्तान एक आजाद मुल्क बना तो हालात बहुत खराब थे। उनके पास पुरानी और खस्ताहाल ट्रेनें थीं, पटरियां टूटी हुई थीं। एक नया देश, नई उम्मीदें, लेकिन साधन पुराने। उस वक्त एक सच्चे दोस्त की तरह जापान ने उज्बेकिस्तान का हाथ थामा। जापान, जिसे हम भारतीय भी बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं, एक ऐसा देश जो अपनी अनुशासन और तकनीकी कुशलता के लिए जाना जाता है। 1993 से लेकर आज तक जापान ने उज्बेकिस्तान की रेलवे को सुधारने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। अगर हम भारतीय रुपयों में बात करें तो जापान ने वहां करीब 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया। 30 साल तक जापान ने वहां पटरियां बिछाईं, बिजली के तार लगाए, स्टेशन बनाए और अपने इंजीनियरों को भेजकर वहां के लोगों को काम सिखाया। जापान ने यह सब एक निस्वार्थ भाव से किया। जैसे हमारे वेदों में कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जीते हैं। जापान ने सोचा कि अगर हम उज्बेकिस्तान की मदद करेंगे, उनका भला करेंगे, तो जब बड़े प्रोजेक्ट्स का समय आएगा, जब हाई स्पीड ट्रेन खरीदने की बात आएगी, तो उज्बेकिस्तान सबसे पहले हमें याद करेगा। यह सोच गलत नहीं थी, यह एक संस्कार था, एक विश्वास था। जापान ने उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानों में पसीना बहाया। उन्होंने एक ऐसी जगह रेलवे लाइन बिछाई जहां पहले जाना मुश्किल था। उन्होंने पुराने सोवियत जमाने के ढांचों को बदलकर आधुनिक सिस्टम लगाया। यह जापान का त्याग था। उन्होंने उम्मीद की थी कि इस त्याग का फल उन्हें मिलेगा। लेकिन कलयुग में समीकरण बदल जाते हैं दोस्तों। 2024 में एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उज्बेकिस्तान ने अपनी नई हाई स्पीड ट्रेनों का ऑर्डर देने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा सौदा, करीब 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। पूरी दुनिया को लगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट तो जापान को ही मिलेगा। आखिर 30 साल का रिश्ता था, लेकिन जब लिफाफा खुला तो उसमें जापान का नाम तक नहीं था। जी हां, आपने सही सुना। जापान, जिसने उस घर की नींव रखी, उसे गृह प्रवेश में बुलाया तक नहीं गया। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? वो मिला दक्षिण कोरिया को। वही दक्षिण कोरिया जो कभी भारत की तरह ही एक संघर्ष करता हुआ देश था, लेकिन आज अपनी रणनीतियों से बड़ी बड़ी महाशक्तियों को मात दे रहा है। जापान ने 30 साल मेहनत की, अरबों डॉलर खर्च किए, और हाथ में क्या आया? शून्य, जीरो। और कोरिया ने मात्र 2 साल पहले गंभीरता से प्रयास शुरू किया, बहुत कम निवेश किया और पूरा का पूरा बाजार अपनी जेब में रख लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या जापान की टेक्नोलॉजी खराब थी? बिल्कुल नहीं। जापान की बुलेट ट्रेन, जिसे शिनकानसेन कहते हैं, दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन मानी जाती है। 1964 से आज तक उसमें एक भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिर भी उज्बेकिस्तान ने जापान को क्यों ठुकराया? और कोरिया ने ऐसा कौन सा जादुई मंत्र फूंका कि बाजी पलट गई? इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है।
एक ऐसा राज्य जो हमें सिखाता है कि मदद करने के भी दो तरीके होते हैं। और यहीं पर जापान चूक गया। जापान ने जो मदद की उसे अर्थशास्त्र की भाषा में एनटाइड एड अनटाइड एड कहते हैं। इसका मतलब है बिना शर्त की मदद। जापान ने उज्बेकिस्तान से कहा, ये लो पैसा, तुम अपना विकास करो, जरूरी नहीं कि तुम हमारा ही सामान खरीदो, जो तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सस्ता मिले वो खरीद लो। जापान अपनी नैतिकता के जाल में फंस गया। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि हम कितने उदार हैं, हम कितने निष्पक्ष हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। महात्मा गांधी भी शायद इसकी तारीफ करते, लेकिन व्यापार के युद्ध क्षेत्र में कभी कभी ज्यादा अच्छाई ही आपकी कमजोरी बन जाती है। उज्बेकिस्तान ने जापान के दिए पैसों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब ट्रेन खरीदने की बारी आई तो उन्होंने स्पेन की कंपनी से सस्ती ट्रेनें खरीद लीं। जापान देखता रह गया। उसका पैसा, उसका पसीना और मुनाफा किसी और का। लेकिन क्या सिर्फ अच्छाई ही जापान की हार का कारण थी? नहीं, एक और बड़ी वजह थी जापान का अहंकार। नहीं, यह वो बुरा वाला अहंकार नहीं है, यह अपनी श्रेष्ठता का अहंकार है। जापान को लगता था कि उसकी शिनकानसेन ट्रेन दुनिया में सबसे बेहतरीन है और वो अपनी गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा। उज्बेकिस्तान का मौसम हमारे राजस्थान जैसा है। भयंकर गर्मी, धूल भरी आंधियां और पटरियों की चौड़ाई भी अलग है। जापान ने कहा, हमारी ट्रेन तो नाजुक है, उसे चलाने के लिए आपको पूरा सिस्टम बदलना होगा, नई पटरियां बिछानी होंगी, यह बहुत महंगा पड़ेगा। जापान अपनी तकनीक पर इतना अडिग था कि वो ग्राहक की जरूरत के हिसाब से झुकने को तैयार नहीं था। वो अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहता था। और यहीं पर एंट्री होती है दक्षिण कोरिया की। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हर भारतीय को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि कोरिया ने जो किया वो आज का नया भारत भी कर रहा है। कोरिया ने वो किया जिसे हम अपनी देसी भाषा में जुगाड़ और व्यावहारिकता का सही मिश्रण कहते हैं। दक्षिण कोरिया ने देखा कि जापान 30 साल से मेहनत कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जापान की गलती पकड़ी। उन्होंने देखा कि उज्बेकिस्तान को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन नहीं चाहिए। उन्हें वो ट्रेन चाहिए जो उनके देश की धूल और गर्मी में चल सके। उन्हें मर्सिडीज नहीं चाहिए थी जिसके रखरखाव में घर बिक जाए। उन्हें एक मजबूत एसयूवी चाहिए थी जो हर रास्ते पर चल सके। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक वो जो खेल के नियम मानता है और दूसरा वो जो खेल के नियम ही बदल देता है। जापान नियम मानने वाला खिलाड़ी था, लेकिन दक्षिण कोरिया ने नियम बदल दिए। कोरिया ने देखा कि जापान दाता डोनर बनने की कोशिश कर रहा है। जापान दुनिया की वाहवाही लूटना चाहता था कि देखो, हम बिना किसी शर्त के पैसा दे रहे हैं। लेकिन कोरिया ने व्यापारी बिजनेसमैन की तरह सोचा। उन्होंने एक पुरानी कहावत याद रखी, मुफ्त का खाना सिर्फ चूहेदानी में मिलता है। कोरिया ने उज्बेकिस्तान की सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हम आपको पैसा देंगे, बहुत पैसा और ब्याज ना के बराबर, सिर्फ 0.1% सालाना ब्याज, और आपको यह पैसा 35 साल में चुकाना है। पहले 10 साल तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं करना है। सुनने में यह जापान के प्रस्ताव जैसा ही लगता है ना? लेकिन इसमें एक पेंच था, एक बहुत बारीक पेंच। कोरिया ने कहा, यह पैसा हम आपको देंगे, लेकिन शर्त यह है कि इस पैसे से आप जो भी ट्रेन खरीदेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोरियाई कंपनी हुंडई रोटेम से ही खरीदनी होगी। इसे कूटनीति की भाषा में टाइड एड कहते हैं, यानी बंधी हुई मदद। यह वैसा ही है जैसे कोई आपको गिफ्ट वाउचर दे जिससे आप सिर्फ उसी की दुकान से सामान खरीद सकें। जापान ने नकद दिया था जिसे उज्बेकिस्तान ने स्पेन की सस्ती ट्रेनें खरीदने में उड़ा दिया, लेकिन कोरिया ने कूपन दिया। उज्बेकिस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। उन्हें कूपन दिया, कोरियाई ट्रेन ही खरीदनी थी। जापान, जो अपनी ईमानदारी और ओईसीडी के नियमों का पालन कर रहा था, वो देखता रह गया। जापान ने सोचा था कि अच्छाई का बदला अच्छाई से मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छाई नहीं, रणनीति बिकती है। कोरिया ने जापान के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया और अपनी ट्रेनें बेचने का पक्का इंतजाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। अगर कोरियाई ट्रेनें खराब होती तो उज्बेकिस्तान शायद यह सौदा रद्द कर देता। यहां कोरिया ने अपनी दूसरी चाल चली, तकनीकी लचीलापन, टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी। इसे हम भारतीयों की भाषा में जुगाड़ नहीं बल्कि समझदारी कहेंगे। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था
कि उज्बेकिस्तान की पटरियां सोवियत जमाने की हैं, जो सामान्य से थोड़ी चौड़ी होती हैं। जापान की जिद थी कि हमारी बुलेट ट्रेन विश्व स्तरीय है, उसके लिए तुम अपनी पटरियां बदलो। यह एक अमीर आदमी की सोच थी। इसके ठीक उलट कोरिया ने कहा, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, हम बदलेंगे। हम अपनी ट्रेन के पहियों की चौड़ाई आपकी पटरियों के हिसाब से बदल देंगे। इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान का मौसम बहुत क्रूर है। वहां की रेत और धूल किसी भी मशीन को जाम कर सकती है। जापान की शिनकानसेन ट्रेनें बहुत ही नाजुक और साफ सुथरे वातावरण के लिए बनी हैं। वो धूल भरे रेगिस्तान में शायद दम तोड़ देती, लेकिन कोरिया ने अपनी ट्रेनों को रेगिस्तान के हिसाब से डिजाइन किया। उन्होंने ऐसे फिल्टर लगाए जो रेत को रोक सकें, ऐसे एसी लगाए जो 45 डिग्री की गर्मी और माइनस की ठंड दोनों झेल सकें। कोरिया ने उज्बेकिस्तान से कहा, हम आपको वो नहीं बेच रहे जो हमारे पास है, हम आपको वो दे रहे हैं जो आपको चाहिए। यह ग्राहक को भगवान मानने वाली सोच थी। जापान अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में यह भूल गया कि ग्राहक की जरूरत क्या है। और फिर आया वो दिन जिसने जापान की 30 साल की तपस्या पर पानी फेर दिया। जब उज्बेकिस्तान ने नई हाई स्पीड ट्रेनों के लिए टेंडर निकाला तो जापान को उम्मीद थी कि कम से कम उसे मुकाबले में तो बुलाया जाएगा, लेकिन उज्बेकिस्तान ने जापान को बोली लगाने का मौका तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोरिया ने अपने आर्थिक जाल, फाइनेंशियल ट्रैप और तकनीकी अनुकूलन टेक्निकल एडेप्टेशन से पहले ही पूरा खेल सेट कर लिया था। परिणाम 2,700 करोड़ रुपए का ऑर्डर दक्षिण कोरिया की कंपनी हुंडई रोटेम को मिल गया। जापान, जिसने 1993 से वहां पटरियां बिछाई, जिसने वहां के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी, जिसने वहां के स्टेशनों को सजाया, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। यह जापान के लिए सिर्फ एक व्यापारिक हार नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी। जापान ने वहां की जमीन तैयार की और फसल कोरिया काट ले गया। यह ऐसा ही था कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मंडप सजाया, दावत का इंतजाम किया और दूल्हा कोई और आ गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में कोरिया की जीत का एक और बड़ा कारण था टीम वर्क। जापान में सरकार अलग काम करती है और वहां की प्राइवेट कंपनियां अलग। जापानी कंपनियां रिस्क लेने से डरती हैं। वे चाहती हैं कि पहले सरकार पूरी गारंटी दे, फिर हम काम करेंगे। लेकिन कोरिया में वहां टीम कोरिया काम करती है। वहां की सरकार, वहां के बैंक और वहां की प्राइवेट कंपनियां सब एक मुट्ठी की तरह काम करते हैं। जब उज्बेकिस्तान में बात चल रही थी तो कोरियाई राष्ट्रपति खुद वहां गए। उनके साथ बैंक के अधिकारी थे, कंपनी के मालिक थे। उन्होंने उज्बेकिस्तान को एक पूरा पैकेज दिया, ट्रेन भी लो, लोन भी लो और मेंटेनेंस भी हम करेंगे। जापान के बिखरे हुए प्रयासों के सामने कोरिया की यह एकता भारी पड़ गई। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान में जापान की हार और दक्षिण कोरिया की जीत सिर्फ एक व्यापारिक घटना नहीं है, यह हमारे लिए, हर एक भारतीय के लिए एक चेतावनी की घंटी है। इतिहास गवाह है कि जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, इस पूरी कहानी में हमारा भारत कहां खड़ा है? क्या हम जापान की तरह सिर्फ पैसा और मेहनत लगा रहे हैं या हम कोरिया की तरह चतुर बन रहे हैं? जवाब आपको गर्व से भर देगा। आज के भारत को देखिए। एक समय था जब हम भी उज्बेकिस्तान की तरह दुनिया की ओर देखते थे कि कोई आए और हमारे लिए ट्रेन बना दे। अंग्रेज आए, पटरियां बिछाई, लेकिन अपने फायदे के लिए। फिर आजादी के बाद भी दशकों तक हम विदेशों से तकनीक मांगते रहे। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। आज हमारे पास वंदे भारत है। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास की एक दौड़ती हुई तस्वीर है। जब भारत ने हाई स्पीड ट्रेन बनाने का फैसला किया तो दुनिया के कई देशों ने कहा था, भारत से नहीं हो पाएगा, तुम हमसे खरीद लो। जापान, जर्मनी, चीन सब अपनी ट्रेनें बेचने को तैयार थे। लेकिन इस बार भारत ने वही किया जो एक स्वाभिमानी राष्ट्र करता है। हमने न कहा, हमने अपनी खुद की ट्रेन बनाई। हमारे चेन्नई के कारखाने में हमारे इंजीनियरों ने, हमारे मजदूरों ने। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? वंदे भारत की लागत विदेशी ट्रेनों से आधी है। यह वही कोरियाई मॉडल है जिसकी हमने बात की। कम लागत, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से एकदम सही। हमारी ट्रेनें हमारी गर्मी झेल सकती हैं, हमारी भीड़ को संभाल सकती हैं। यह मेड इन इंडिया की ताकत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जापान से नफरत करते हैं या उनसे सीखते नहीं हैं। नहीं, भारत की रणनीति अब चाणक्य नीति जैसी हो गई है। हम मुंबई से,
अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। मदद कौन कर रहा है? जापान। वही जापान जो उज्बेकिस्तान में हार गया। लेकिन इस बार भारत सतर्क है। हम जापान से सिर्फ ट्रेन नहीं ले रहे, हम उनसे तकनीक ले रहे हैं। हमने जापान के सामने शर्त रखी है, आप हमें मछली मत दो, हमें मछली पकड़ना सिखाओ। हम उनसे सीख रहे हैं कि पटरियां कैसे बिछानी है, सुरक्षा सिस्टम कैसे बनाना है। लेकिन हम वो गलती नहीं करेंगे जो दूसरों ने की। हम अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं संतुलन। हम जापान की तकनीक का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मनिर्भरता नहीं छोड़ते। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपनी ट्रेन खुद बना सकता है और दूसरों को बेच भी सकता है। आज अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। उन्हें महंगी जापानी या यूरोपीय ट्रेनें नहीं चाहिए, उन्हें भारत की सस्ती और मजबूत ट्रेनें चाहिए। दोस्तों, भविष्य उनका है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। उज्बेकिस्तान की कहानी ने हमें सिखाया कि दुनिया में कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। जापान ने 30 साल मदद की, फिर भी हार गया क्योंकि वो बाजार को नहीं समझ पाया। कोरिया जीत गया क्योंकि उसने मौके को पहचाना। और भारत अब खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल बदलने वाला गेम चेंजर बन रहा है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। 30 से 70 साल की उम्र के हम लोग जिन्होंने भारत को अभावों में देखा है, आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी अभाव में नहीं, प्रभाव में जी रही है। तो अगली बार जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हों और आपके सामने से एक नीले सफेद रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरे, या जब भविष्य में आप बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखें, तो याद रखिएगा, यह सिर्फ लोहे और स्टील का डिब्बा नहीं है। यह भारत के पसीने, भारत की बुद्धिमत्ता और भारत की नई महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हम जापान की मेहनत का सम्मान करेंगे, कोरिया की चतुराई से सीखेंगे, लेकिन चलेंगे अपनी चाल, अपनी भारतीय चाल। इस कहानी का सार यही है दोस्तों, व्यापार हो या देश, जीतता वही है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। उज्बेकिस्तान में जो हुआ वो एक इतिहास था, लेकिन भारत में जो हो रहा है वो एक भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निर्यातक बन सकता है? क्या हम भी कोरिया की तरह अपनी ट्रेनें पूरी दुनिया में बेच पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके हर एक शब्द से हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आपको आज की यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो और अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करें। उन्हें भी पता चले कि दुनिया कैसे बदल रही है और उनका देश कहां खड़ा है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और अनकही कहानियों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।